तो हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के जो तीसरा चैप्टर हिंदी का वो लेकर आए हैं कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक है मैक्स मुलर। हम समझ ही रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें। ये लेखक साहब जो है मैक्स मुलर कहते हैं, उनके बारे में अपने भाषण में लिखे हैं। या पूछेगा भारत से हम क्या सीखें, भाषण। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव यहीं से कवर हो गया। आप देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते ही जाएगा। यहाँ पर सब आप स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए तो हाँ बेटर रहेगा। देखिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, लेखक परिचय जानते हैं, क्योंकि आप सब जगह से ऑब्जेक्टिव आएगा। अब ऑब्जेक्टिव को तो छोड़ना नहीं है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव को हम छोड़ेंगे नहीं तो हम देखिए लेखक परिचय पहले देखिए। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। पूछेगा कि मैक्स मुलर का जन्म, जो मैक्सवेल महाशय है उनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। अब देखिए स्थान कहाँ, डेसाउ जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। अब देखिए पिता का नाम था विल्हेम मुलर। पिता का नाम क्या था, विल्हेल्म मुलर। अब चलिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किया, अनुवाद किए कौन, मैक्स मुलर। हितोपदेश है कालिदास के रचना है, मतलब उनका क्या किया, जर्मन में अनुवाद किया। अब देखिए हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। मतलब भारत से हम क्या सीखे, इंग्लिश में था, मतलब संस्कृत कुछ जर्मनी में होगा, उसको हिंदी में लाए कौन, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। उसको हिंदी में लाए और सबको बता रहे हैं कि हाँ ये किए। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जो वेदांतियों का वेदांती इन्हें कहा, वेदांतियों का वेदांती। पूछेगा किन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा गया, तो मैक्स मुलर को। और किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव कवर हो रहा है। तो आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए और सब्जेक्टिव भी अब पूरा एक्सप्लेनेशन ही करने ही जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर एकदम मेहनत करिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। 400+ नंबर लाना। देखिए चलिए देखिए निधन, इनका जो मृत्यु हो गया था, इनका मृत्यु तो इनका मृत्यु जो हो गया था 28 अक्टूबर 1920 में। 28 अक्टूबर 1920 में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखिए काठ और केन को इसने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, कौन, मैक्स मुलर साहब ने। अब देखिए स्वप्नदर्शियों, कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है भारत में, सर विलियम जोन्स की पढ़ेंगे किताब में, उसके बारे में किताबों से है थोड़ा, तो उसको पता चल जाएगा। रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दिया लेकिन उन्हें त्याग दिए, बोले नहीं लेना हमको नाइट की उपाधि, समझ गया। अब देखिए प्लूटो और कांट क्या है, दार्शनिक है, किताब पढ़ेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव फंसेगा। अब देखिए हकर्स कौन है, वनस्पति वैज्ञानिक। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स पहले भारत का गवर्नर जनरल था। उन्हें वाराणसी के पास 172 दारिस के नमक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। मतलब इसको मिला सोने से, और यह इंग्लैंड ने गला दिया। बुझो 172 दारिस नमक। पूछेगा किन्हें 172 दारिस नमक सोने का सिक्का मिला, तो वारेन हेस्टिंग्स को। पूछेगा सोने का सिक्का कितना मिला, तो 172, एकदम 172 172 मतलब 172 दारिस सोने के सिक्के से मिला। देखिए शाहनामा का रचना काल 10वीं से 11वीं शताब्दी। इसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। आग का जो जर्मन भाषा में शब्द है इग्निस, देखिए मिलता जुलता है। आग का संस्कृत होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि, और इसी से मिलता जुलता है इग्निस, मतलब अग्नि से इग्निस, मतलब सब सेम भाषा है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अग्नि जो है यह क्या है, यह भाषा है, किस चीज़ की भाषा है, तो संस्कृत की। और इग्निस क्या है, मतलब जर्मनी भाषा है। दोनों सेम मिलता है, समझेगा। तो चलिए हम थोड़ा बुक पढ़ना है तो आपको बुक ले लीजिए, क्योंकि सफलता एकदम मेहनत करने पर आएगी और एकदम पढ़िएगा ध्यान से, तो अब कुछ वैसे सफलता मिल जाएगी। दीजिए और 400+ माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। मैक्स मुलर, चलिए मैक्स मुलर विश्वविद्यालय विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका मैक्स मुलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अब लिख लीजिएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर, लिए हैं तो किताब के ऊपर में लिख लीजिएगा यहीं पर कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर। चलिए ऐसे तो लिखा हुआ इसमें, नहीं तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। मतलब क्या है, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, तो लिख दिए पहले से। अब देखा है कि जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, उनके पिता विल्हेम मुलर नहीं रहे, मतलब 4 वर्ष में थे, उनका पिता मृत्यु हो गया। चलिए पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, और पिता की मृत्यु के बाद जो घर की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय होगी, मतलब खर्चा वर्चा इतना है। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दिशा बाधित नहीं, शिक्षा दिशा मतलब एकदम खूब पढ़ने लगे, कोई भी बाधा उधा नहीं हुआ। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी बाधा उधा नहीं हुआ,
और कह रहा है कि पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और फिर भी मैक्स मुलर किसी शादी बाधित नहीं हुई और बचपन से ही वह संगीत और के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। मतलब बचपन ही में से ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए, सब कुछ बोलिए और थे। और लैटिन में वो कविताएं भी लिखने लगे थे और कविता भी लिखने लगे थे लैटिन में। अब कह रहे हैं 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मतलब 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का क्या किया, अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करवाया। मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में रूपांतरित करवाया। क्या किया? तो हितोपदेश का क्या किया, मुझे यहाँ दिए हुए थे हितोपदेश का जर्मन भाषा में, तो यहाँ पर जर्मन भाषा में क्या किया, मैक्स मुलर ने रूपांतरित किया, प्रकाशित किया। इस समय उन्होंने कठ केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। जैसे मेघदूत का जर्मन पदानुवाद, मेघदूत का भी जर्मन लिख लीजिएगा, मेघदूत का। तो ये जो क्या कहते हैं, कठ केन नहीं पढ़े थे, कठोपनिषद, कठ केन उपनिषद है। कठोपनिषद संस्कृत में पढ़े होंगे कि जो मतलब आत्मा के बारे में बताया गया था कठोपनिषद में। छोड़िए आप उतना नहीं जाएंगे, पहले हम हिंदी को कवर करें, हिंदी कवर करें, लेकिन संस्कृत भी एकदम याद करिएगा। चलिए हम संस्कृत का वीडियो डाल दिए हैं, नहीं देखे हैं तो हम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए अगर मैक्स मुलर तो उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत बना है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों के चिंतन राशि के यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया, मतलब रानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद और तथा संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाओं की तुलना आदि विषयों का विख्यात देने के लिए आमंत्रित किया। मतलब उसको भाषण देने के बुलाया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया, मतलब लेवे नहीं किया, मतलब लिया नहीं। अगर भारत भक्त संस्कृतानु एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो गया। पूरा विश्व विख्यात जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया। चलिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मैक्स मुलर का जन्म मृत्यु कब हुआ, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। एकदम मारिए, कोई नहीं छोड़ना एकदम, और सब्जेक्टिव ये कवर हो जाएगा। समझ जाइएगा एक्सप्लेनेशन, ये किताब का समझ गया तो सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का तो आप एकदम ये डुला कर रख दीजिएगा। चलिए करेंगे प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों के श्रृंखला की एक कड़ी है और प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। भवानी शंकर त्रिवेदी हिंदी भाषा में रूपांतरित किया बताए थे। और कह रहे हैं कि भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विच्छलनता का प्रतिपादन करते हुए नवांगतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। मतलब उसने बताया कि भाषण हुआ था सैनिकों के बीच, उसने बताया कि भारत का जो सिविलाइजेशन है, इट इज़ टू लर्न टू एनी वन, मतलब कह रहा है कि हम लर्न सीखती है और औरों को भी सिखाती है। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, मतलब बहुत ही सीखती है और ग्रहण करती है। इस उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे विलक्षणता देश और उसकी सभ्यता संस्कृति की बहुत ही सीख जान सकते हैं। और यह भाषण आज भी उतना ही प्रसंगनीय है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के दौरान में इस भाषण की विशेष सार्थकता है और नई पीढ़ी की अपनी तथा और प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्राकृतिक वैभव आदि की महानता का प्रमाणित ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। मतलब उसने बताया कि इस भाषण में कि मतलब भारत की सभ्यता जो है और भी सभ्यता है, वो जो है भारत की सभ्यता से कुछ सीखती है, लर्न करती है, मतलब सीखती है, सत्य है तो सीखती है। तो वो यही से बात बताते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं बच्चों को। चलिए भाषण है क्या है, चलिए भारत से हम क्या सीखे, थोड़ा सीख तुम क्या करते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। चैप्टर स्टार्ट हुआ, हम किताब है तो आप आगे हम रख लीजिए, बढ़ते जाइएगा। चलिए भारत से हम थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एकदम पढ़ के जाइएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक भी नहीं सोचेगा, छूटेगा, और फिर समझ जाइएगा एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्जेक्टिव तो आधा घंटा बैठिए, तुरंत याद हो जाएगा।
हम तो कह रहे हैं भारत से हम क्या सीखें, क्या कह रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, मतलब कह रहे हैं सर्वविध प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कौन देश है, तो भारत नहीं होगा। तो यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। वह देश क्या है, यह भारत है। वह बोल रहे हैं भाषण में कि सर्वविध संपदाओं से प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण, वह तो आप मुझे वह पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कौन, भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा बिखर रही है, मतलब भारत पर ही स्वर्ग की छटा बिखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है, मानव उपलब्धि को जो सर्वप्रथम सबसे पहले साक्षात्कार किया, जो भी कुछ सीखा या कुछ भी अभी देखते हैं अमेरिका क्या करता है, भारत से ही सीख कर रामायण उससे क्या करता है, बना लेता है हेलीकॉप्टर, बहुत सारा विमान बना लेता है। तो क्या किससे सीख रहा है, भारत से ही सीख रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, भारत के जो युवा है वो सब लड़का के पीछे में भागा हुआ था, जानिए नहीं आजकल। तो वो कुछ नया चीज़ टेक्निकल चीज़ नहीं बोलते हैं। आप देखिए चाइना में जाइए या अमेरिका में जाइए तो देखिए एक एक बच्चा टेक्निकल सब कुछ आगे रहता है, तुरंत सब कुछ बना देगा। चलिए तो वही कह रहा है कि यदि आप जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है, तो उसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का विचार उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं। प्लेटो और कांट दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं। मतलब प्लेटो कांट जो है दार्शनिक थे, वह मतलब अध्ययन किए तो मतलब हमारे लिए क्या है, योग्य पूर्ण है कि हमारे देश से थे, यहाँ समझ गया। तो मैं भारत की ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करने वाले रहने वाले यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण और अधिक विश्वव्यापी। कह रहा है कि मैं पूछूंगा तो जितना भी यहूदी क्रीम दिमाग वाला, यहूदी बताते हैं यहूदी कौन है, अमेरिका में जो रहने वाले क्रीम दिमाग वाला व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज रहता है। तो यहूद बहुत सारा, मैं जब फ्रांस में भी यहूदी रहता है तो यहूदी जो है क्रीम दिमाग वाला। तो वही कह यहूदी भी जितना भी विचारधारा लेता है सीखता है, वह सब सीखता है भारत से ज़्यादा। अब देखिए वो कह रहा है कि चाहिए और हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण अधिकतम सर्वांगीण विकास को बताइए विश्वव्यापी। तो सर्वांगीण कह रहा है कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कोलकाता, बम्बई, मद्रास ऐसे दूसरे शहरों का ही याद है, लेकिन मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। मतलब ग्रामवासी पूछेगा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, ग्राम में। गाँव में सच्चे भारत का निवास होता है। मतलब सच्ची जो भारत माता है गाँव में रहती है, मतलब गाँव शहर में उतना नहीं रहती है जितना शहर में रहती है। तो भारत माता कहाँ निवास करती है, तो ग्राम में। याद रखें गाँव में। चलिए तो 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, 2-3 हज़ार वर्ष पुराना है क्यों आज भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं शताब्दी के हम यूरोपीय लोगों के लिए उतना वांछनीय है। मतलब अब इतना भी आविष्कारनीय हो गया है कि हमारे यूरोपवासियों के लिए उतना खोजना असंभव है। केवल हमारे पास उस भारत को उनको पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। मतलब हमारे पास भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि नहीं है, नहीं तो भारत भी कोई कम नहीं है। अब देखिए बताइए, और यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास को और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिसके बारे में अपने से यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार क्या करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हिमालय से जो पूरा विशाल है वो हमारे से यदि आप वनस्पति जगत में विचार चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स और जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक अनायन की ओर से उत्कृष्ट कर रहे हैं। हकर्स जैसे हकर्स कौन है, वनस्पति वैज्ञानिक, यहाँ बता दिए थे पहले से। तो ये ऑब्जेक्टिव सब कवर यहाँ लिख दिए हैं, 10-20 ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव। चलिए
सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। यदि आपकी रुचि पूछेगा आपको भारतभाषा कहाँ निवास करते थे, ग्राम आपको पूछेगा भारतभाषा कहाँ निवास करते बताओ, उसको लिख कीजिए। तब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है, तो आ सकता है तो आपको कैसे बनाएगा कि भारतभाषा ग्राम में निवास करते हैं, यहाँ पर मेहनत कश मजदूरी बहुत सारा अपने मत से। यदि आपकी रुचि जीव विज्ञान जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर आवश्यक होगा, जो इन दिनों भारत के कालांतरों की छावीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपने की साकारता जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। आप निर्वंश विद्या से यहाँ सीखना चाहते हैं तो भारत जो है संग्रहालय मतलब जीता जागता मूर्त है, जीता जागता संग्रहालय ही। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव क्या हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। मतलब जो जनरल कनिंघम है उनका जो वार्षिक पढ़ लीजिए, उससे पता चल जाए कि भारत का इतिहास कैसा है, उसका मतलब क्या उत्खनन का, उसका पुरातत्व क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, वो तब पता चल जाएगा कि भारत का क्या इतिहास कितना बड़ा है और भारत कितना महान है। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के स्वभाव जैसे खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। मतलब जैसे वहाँ पर जहाँ मतलब नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी जो पढ़ने आते थे उसका भी पढ़ लेना चाहिए आपको, तो पता चल जाए कि भारत के जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है और कितना दृढ़ है और कितना ही मतलब बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके बारे में पढ़ लीजिए। कर यदि अपने मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थोरसियन, पारसियन, यूनानी, मैकेडियन, शकोज, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। जब भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारी नामक सोने से सिक्का मिला। वाराणसी के पास किन्हें बोला 172 सोने का सिक्का, तो यहाँ पर लिख दिया पहले से देखिए, और नामक सोने से सिक्कों से भरा मिला। और भारत इंस्ट्रक्शन ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में उन्हें सिक्कों या समझ कर भिजवा दिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब वो जुड़े हुए थे तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से दे दिया और क्या किया, भिजवा दिया वहाँ पर इंग्लैंड। और यह ऐसा उपहार होगा कि जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेरित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। और इस प्रकार वह स्वयं अपने मालिकों की दृष्टि से एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु ये उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। और उन मुद्राओं को क्या गला डाला बताइए, ले गया गला डाला, पूरा खा पी सुहा कर दिया, गला डाला मुद्रा को, बताइए। और जब बारिश इंग्लैंड लौटे तो वो स्वर्ण मुद्रा नष्ट हो चुकी थी। जब बारिश अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भावनाओं घटनाओं से भविष्य में कभी ना होने दें। आप पर निर्भर करता है, आप युवा हैं। मतलब कह रहा है कि दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। और किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत्व विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है और इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है। और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुकी है। और क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अनेक प्रकार के साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रहती है। हमारे यहाँ पर प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म का माना जाने लगा है। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म का माना जाने लगा है और किंतु बौद्ध धर्म का अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा पूछेगा, शेर की खाल में क्या है, गधा। शेर की कहावत है कि ले लीजिए कि कहावत के सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो ने कहा था। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक को प्लूटो और क्रीटिलस से मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी कारण हम मतलब पूछेगा
कि प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था, दार्शनिक प्लूटो और क्रिस्टियन। प्लूटो वाला हम लिख दिए थे, प्लूटो और काउंट, और उसके बाद क्रिस्टियन भी मैंने छोड़ दिया, तो लिख लीजिएगा। तो क्या यह कहावत पूर्व से उभार ली गई थी, और इस प्रकार हम न्यूरो या चूहे से संबद्ध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं। नीति कथा मतलब मोरल स्टोरी मतलब नैतिक विचार, एकदम विचारधारा, जैसे कि मतलब बाप दादा परदादा के मतलब उससे होता था, संस्कार होता था, कल्चरल होता था, उसी के बारे में। जैसे एप्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते हैं तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा के सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ये कहानी यूनान में कैसे पहुंची, और वहाँ ईसा पूर्व चौथी सदी में ही स्ट्रेटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा कि अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से ही पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को हो गई हो, तथापि यह संदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि यह पता नहीं है कि मतलब, और क्या है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर यह निर्यात की बात बाइबल में कही गई है कि वस्तुएं भारत की सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकी, और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं है कि प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खड़ी और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था, और यहाँ तक कि शाहनामा की रचना काल 10वीं 11वीं सदी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंधों में बंद नहीं हुए थे। मतलब मुझे भारत के व्यापार किसके बनता है, खाड़ी और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में होता था। मतलब लाल सागर ओशियन है, वहाँ पर उससे के बीच में भारत का जो होता था व्यापार संबंध, मतलब व्यापार मतलब मर्चेंट व्यापारी होता था, हम खरीदा भी व्यापारी, समझ गया। आप में के से थोड़ा गला खराब है थोड़ा, लेकिन आपसे कईयों ने भाषाओं का भी नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का नहीं बल्कि व्यापारात्मक शब्दों के विकास और क्षय से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक आदिवासी जातियों के बोलचाल की भाषाओं का भी नहीं, अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, यून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों का विजेताओं के भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचन भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र का या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञान विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा विभिन्न होते हुए भी इसके साथ समानताओं के विभिन्नताओं के कारण विविध शास्त्र के किसी भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्या उदाहरण के लिए हम धर्मसूत्रों और समचारिक सूत्रों से ही ले सकते हैं। धर्मसूत्र मानव शास्त्र के परिवर्तित विधि ग्रंथों का आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट की परख कर सकने की क्षमता प्राप्त करती है, तो आपको इसके लिए भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शनों का सहयोग अनायास ही मिल जाएगी। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली का या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। तो भारत में क्षेत्र धर्म के वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है और बौद्ध धर्म की एक जन्मभूमि है, और पारसियों के जरथुरुस धर्म की एक
शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आपको सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको हम ऐसे शुभ अवसर जो भी मिल सकेगा, जो भी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं, सुलभ हो सकते हैं। तो आज आप ही किसी ज्वलंत समस्याओं को ले लेनी चाहिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद से प्रतिनिधित्व की बात हो तथा कानून से बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधित कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो। भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेंगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। भारत में ऐसी प्रयोगशाला बोल रहे हैं, ऐसी प्रयोगशाला मिल जाएंगे जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और कह रहा है कि संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धाराओं में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए ज्ञात भी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनता और सहानुभूति और सदास्यता और को जगने वाले पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्म रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। और कह रहे हैं मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषयों क्यों ना बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैव विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र का, कानून का हो अथवा रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्राचीन कला का, शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का। इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या ना चाहे आपको भारत की शरण लेनी हुई पड़ेगी, आपको भारत की शरण लेनी ही पड़ेगी। बहुत सारे देखेंगे ब्लॉगर वीडियो देखते होंगे फेसबुक पर, तो बहुत सारे जो अमेरिका के लोग वीडियो यहाँ बनाने आते हैं मतलब भारत के जो कुछ सभ्यता है उसके दिखाना चाहते हैं कि किसका सिविलाइजेशन है, किस तरह से क्या लोगों के यहाँ कैसे रहते हैं। क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणित सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी समन्वय अध्ययन व्याख्या विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्ययन मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा नहीं चाहूँगा भारतीय किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। मतलब प्राचीन भाषा करें कि मैं आज पुराने भाषा, भारत को जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है, आप पूछेंगे संस्कृत में आपको ऐसी क्या बात है कि जिस कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वसायिब क्यों है। और ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत पहले ज़माने में पहले संस्कृत ही बोला जाता था। राजा महाराजा संस्कृत बोलकर एक दूसरे से क्या करते हैं, संवाद करते थे, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, तो संस्कृत ही था। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि प्राचीनता क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से ही संस्कृत काल पुराना, ग्रीक भाषा से ही संस्कृत काल क्या है, पुराना, मिलता जुलता है। जिस रूप में आज हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। मतलब जिस रूप में आपको हम तक पढ़े हूँ, हिंदी निकला, संस्कृत से हिंदी निकला, संस्कृत इंग्लिश सब कुछ संस्कृत से ही, सब कुछ जितना भी भाषा है, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, जापानी, सब जितना भी भाषा निकला संस्कृत से ही भाषा निकला है, बताया गया है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं लोगों की सदियों से भी आप ज्ञात है कि निसंदेश यह भी अनुभव किया जा रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ समन्वय आवश्यक है। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। और कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था, और कभी किसी लैटिन भाषा के रहस्य खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था, कभी संस्कृत का सहारा लेना पड़ता था, कभी ग्रीक का सहारा लेना पड़ता, दोनों का सहारा लेना पड़ता था। यहाँ बताया गया है। और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका बढ़िया नंबर लाना, तो पूरा सब कुछ एक्सप्लेनेशन करके हम देंगे और पूरा एकदम समझा के देंगे। तो आपको पूरा एकदम पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, तो वजह नंबर ना आना और एकदम उसके बाद और ज्ञान भी, नॉलेज भी लेना था, साथ ही साथ नॉलेज एकदम
परफेक्ट। देखिए उसके बाद जब गौथिक और आंग्लो सेक्सन और ट्यूटॉनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में का भी अध्ययन किया जाने लगा और इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। और किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, वो यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी के से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन भाषाओं में अग्रजा है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। और यदि आग के लिए संस्कृत आगिन और लैटिन इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है, जो भरवंतर रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि एक दूसरे को अभिव्यक्त कार्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। भारत ही लिथुआनियन इग्निस और स्कॉटिक भाषा से इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव और ट्यूटॉनिक भाषा भी इस भाषा से परिचित थी कि भले वहाँ कालांतर में अग्नि के रूप में एक दूसरे से भी क्यों ना गढ़ लिए गए हो और दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं। और यह बात पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे, और यह नहीं तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखते होंगे कि वहाँ पाएंगे कि संस्कृत में मूस, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस और पुरानी स्लाविक भाषा में माइस और पुरानी उच्च मतलब सब में मूस है मूस। उसके बाद माइस भी और पुरानी स्लाव भाषा में माइस और उच्च जर्मन मूस कहते हैं। और इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, तो चूहा ज्ञात था कि उसका मूस नाम भी रख दिया जाए तो था, ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन के पूर्व की सभ्यता और सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी इन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। आप की अंदाजा लगाएं कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक ऐसे सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी और शक्तिशाली जातियों एक दूसरे से पृथक हुई थी। और यह भी कि एक उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रभाव के उतार चढ़ाव से घिस मंझकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी, और हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम ग्रीक अजीम जैसे यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसे सूक्ष्म और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ और या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ और मैं उगता हूँ या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ। जैसे क्रिया भले ही मिट जाए
किंतु असीम में यह क्रिया तो केवल आर्य भाषा में ही उपलब्ध हो सकती है। आर्य भाषा भी देखो, आर्य भाषा की भी चर्चा करी है। मैं इसे वास्तविक कार्यों में इतिहास मानता हूँ कि एक ऐसा इतिहास जो राज्यों को दुराचारों अनेक जातियों के अनुकूलताओं अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलता एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचय आता है। एक भाषा बोलना दूध पीने से मतलब कह माँ के और भाषा की तुलनात्मक भाषा संस्कृत सारपूर्ण रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन और एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसमें हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी ना पढ़ पाते हैं। और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी ना पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख पाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी ना सीख पाती। संस्कृत भाषा और उसकी साहित्य याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल का फैला हुआ और यूनान नाग रोम के परिसंपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन का भी याद है कि जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक संध्या कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हुक्के मूड में है और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यात्मक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। अब कहें भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक और इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो चुकी है। मतलब यूरोप और आगे बढ़ गया। यूरोप वासी अमेरिका, फ्रांस और यूरोप जितना भी सब आगे बढ़ गया है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था वास्तव में उससे कुछ भिन्न है। और कल्पना कीजिए कि किसी छोटी प्रलय या भौतिक उछल पुछल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल के सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हज़ार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं शताब्दी में खोज के हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना भी एक नया अध्ययन जुड़ गया है और हमारे भूले बिखरे बचपन ही मधुर स्मृतियों फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत और दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों और अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण विकास इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पा सकता। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकले हैं वे संस्कृत की और सहायता के बिना कदापि नहीं कर सकते। भाषा विज्ञान का निष्कर्ष निकला कि संस्कृत के बिना कोई भी शब्द हम अधूरा है या कुछ भी शब्द नहीं पढ़ा सकता या जा नहीं सकता। कदापि आज हमारा इतिहास एक अध्ययन रत्न मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति की क्रियान्वयन कर सकने योग्य बनाता है। और इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेना है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचाना है। हम सब पूर्व से आए हैं और हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे
प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा ना कुछ लाभ उठाया है, और भले ही वह प्राच्य विद्या विशारतर ना भी हो, तो भी यह अनुभव आवश्यक होगा कि वह नानाविध समृद्धियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे, तो बजाय उसके लिए आपका दिल बैठने लगे। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति मतलब पर क्षितिज प्रकट हुए और भारत तट पर दर्शन किया गया। ये कौन जो इंग्लैंड से आए थे, सर विलियम जोन्स? सुनिए, उन्होंने शब्दों में कहा, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 से अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दूसरे संध्या के समय दिन भर में देखते गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने है। भारत हमको लग रहा है कि अब ठीक हमारे सामने है। सर विलियम जोन्स जब आए थे, भारत की समुद्री यात्रा किए थे, हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था, और अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज़ के पिछले भाग को टकरा रही थी, और एशिया के सुरविवाद क्षेत्रों में चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के माध्य अपने आपको पाकर कुछ ऐसे आनंद अनुभव हुआ, वह वस्तुतः अवर्णनीय है, मतलब बिना बोलने लायक है। और एशिया की एक यह भूमि नानाविध विज्ञान और धात्री आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कल्पनाओं की दृश्य भूमि, मानव जाति प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून और विविध संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं और भाषा लोगों के रंग रूप में, आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूँ कि कितनी अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र, अभी विशाल मतलब भारत के बारे में इतना बात बोला है कि इतना बड़ा मैं कह नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा विशाल, इतना बड़ा सुंदर और अनदेखा ही रह गया, और इतने बड़े ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। और भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी ना जाने कितने सौंदर्यों की आवश्यकता है। मतलब बताया गया कि भारत में, मतलब वो भाषण बोले थे कि भारत में ऐसे मतलब सर विलियम जोन्स जैसे कितने सौंदर्यों की आवश्यकता है कि मतलब अब अपने जहाज़ के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य प्रशांत सागर में डूब रहा है, और उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियों उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही है। उन्हें ईरान और उनके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे, और अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। और ऐसे सौंदर्यों की यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसे ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद यह बढ़कर शानदार काम भी कर सकते हैं। और आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुँचने के बाद अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी अनेक विजयों प्राप्त की है, तथापि किसी भी सिकंदर को एक सोच निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में उनके विजय करने को कुछ भी शेष नहीं है। तो यह था पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। क्या ऐसा लगा? वीडियो को नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एकदम मेहनत करना हो तो जम के मेहनत कीजिएगा, क्योंकि सफलता ऐसे करो कि कोहराम मचा दे। कम इतना मेहनत कीजिएगा, टॉप कर जाइएगा एग्जाम में, और टॉप कीजिएगा तो अपने माँ बाप का रोशन कीजिएगा, एकदम इतना पढ़िए कि हिला दीजिए। चलिए ऐसे ही कहेंगे, मेहनत करते रहिए। वीडियो के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब।